हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, इस टॉपिक में हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट शब्द को डिस्कस करेंगे जिसे गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, दैट मीन्स सरकार। देखो, ये जो शब्द है ना, हम लोग इस शब्द से डेली बेसिस पर रूबरू होते रहते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को इस शब्द से बहुत सारी चीजें लिंक करने के लिए मिल जाती हैं, चाहे वो आपके न्यूज़पेपर हो, चाहे वो आपके करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आपका मीडिया हो, ठीक है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो आपके इलेक्शंस में होने वाली इन्वॉल्व होने वाली सरकारें हो, या दुनिया भर के डिफरेंट सरकारें हो। तो इसका मतलब है कि सरकार जो शब्द है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को इसका मतलब जानना है इस वीडियो में, और हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक्चुअल में गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन होते हैं या कितने उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर हम आगे की वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या सरकार को ही स्टेट कहा जाता है, क्या सरकार और स्टेट में कोई डिफरेंस होता है या दोनों एक ही होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन से। ठीक है, गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है, देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल डेफिनेशन ये लिखी गई है कि गवर्नमेंट इज एन एसोसिएशन ऑफ सिटीजन फॉर्म टू अटेन द गुड लाइफ। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है कि जो सरकार है, ठीक है, अगर हम इसके कीवर्ड्स पर जाएं, एन एसोसिएशन, ये क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है, एक ग्रुप है। गवर्नमेंट एक ग्रुप है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो क्या कर रही है, एक अच्छे जीवन को प्रदान करने के लिए मदद कर रही है या अच्छे जीवन को प्रदान करती है। ठीक, तो अब यहाँ पर लिटिल मीनिंग ऐसे समझा जा सकता है कि गवर्नमेंट, सरकार किसे कहा गया है, चाहे वो दुनिया भर में अलग अलग तरीके की सरकार हो। ठीक, सरकार किसे कहा गया है, देखिए सरकार कुछ लोगों का, ठीक है, कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो अपने सिटीजन्स को एक बेहतर लाइफ प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा भी सरकार बहुत सारे काम करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे क्षेत्र विशेष में पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना है, न्याय, पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है आपकी क्या कह सकते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखना है। ठीक है, इसके अलावा देश की सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सारी चीजें भी क्या होती हैं, सरकार के ही काम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से बनाए रखना होता है। ठीक, इसके अलावा भी बहुत तरीके के काम सरकार करती है। फॉर एग्जांपल, सोवरेनिटी, संप्रभुता बनाए रखना, कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ठीक है, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, तो सोवरेनिटी भी एक सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाती है। क्लियर है, ऐसी चीजें, वेलफेयर करना, ठीक, वेलफेयर करना, जनहित में काम करना, जन कल्याण करना, जैसे भारत सरकार के द्वारा राशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको राशन प्रोवाइड करना है। मिड डे मील आपकी जो स्कीम्स होती हैं, दिन में बच्चों को जो सरकारी स्कूल्स में होते हैं उनमें खाना दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स क्या करती है सरकार, वेलफेयर के लिए भी लेकर आती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोगों का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने जनता के कल्याण के लिए या जनता की बेहतर जिंदगी प्रदान करने के लिए करता है, उसी को हम सरकार कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम कि इसमें बात करते हैं हम, अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं, या जैसे किंग्स जो एक स्ट्रक्चर हुआ करते थे, राजा जो होता था किंग, ठीक है, तो यहाँ पर किंग के क्या काम होते थे, किंग का काम होता था अपनी जनता के लिए कानून बनाना, ठीक है, फिर उस कानून को लागू करवाना, और अगर इन कानूनों का कोई उल्लंघन करता है तो दंड देने की प्रक्रिया या फिर न्याय प्रणाली भी क्या होती थी, राजा के अंतर्गत ही आती थी। तो ये सारे काम क्या करता था, राजा खुद ही अकेले ही करता था। ठीक, अब एक्चुअल में ये जो काम होने चाहिए ये अलग अलग व्यक्ति के पास में होने चाहिए। इसे कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो चीज है ये क्या है कि देखिए, अगर एक ही व्यक्ति के पास ये सारे काम हो जाते हैं, तो जैसे कि बहुत सारी चीजें में देखने के लिए बहुत एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं कि बहुत सारे राजा क्या हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना, राजशाही जो होती है एक तरीके से निरंकुशवादी हो जाती है, कि उन पर किसी चीज का कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है, कोई भी उन पर कंट्रोल नहीं रख सकता है, क्योंकि किंग का ही क्या होती है, अपनी सुप्रीम अथॉरिटी फॉलो की जाती है, किंग के द्वारा ही की जाती है। तो ऐसी स्थिति में जनता क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित भी हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, सल्तनत काल में भी बहुत सारे राजा ऐसे हुए हैं। औरंगजेब के समय में बहुत जनता जो थी उसके अत्याचारों से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो सारी सिस्टम क्या था, एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो एक फिलोसोफर जिसे क्या कहा जाता है, मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि भाई इन सारी चीजों को अलग अलग किया जाना चाहिए, इसे सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर की चीज, मतलब जो प्रिंसिपल है उसी को फॉलो करते हुए हमने गवर्नमेंट को क्या है, 3 इंस्टीट्यूशन में डिवाइड किया है। गवर्नमेंट इज द
सेट ऑफ 3 इंस्टीट्यूशन, या यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, 3 अंग होते हैं। ठीक है, तो उन 3 अंगों में से सबसे पहला अंग यही है कि आपका कानून बनाना। तो ठीक है, किसी भी क्षेत्र विशेष में कानून तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक कानून प्रक्रियाएं नहीं होंगी तो उस एरिया को रेगुलेट करना, उसमें चीजों को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, प्रशासन को अच्छे तरीके से निभा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहला आ जाता है हमारे पास लेजिस्लेचर, जिसे विधायिका भी कहा गया है, कानून बनाना जिसका काम होता है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक अ लॉ। ठीक, कानून को बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर का। ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में कानून बनाना, इंडिया में कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। ठीक है, संसद क्या है? हमारी लेजिस्लेचर है। इसी तरीके से स्टेट जो गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूपी गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट है, बिहार की गवर्नमेंट है, ये भी अपने लेवल पर क्या बना सकती हैं? कानून बना सकती है। तो यहाँ पर जो होती हैं वो विधानसभाएं होती हैं। मतलब बेसिक काम उनका वही है कि क्या है? अपना कानून बनाना उनका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का सबसे पहला ऑर्गन क्या हो जाता है? लेजिस्लेचर। ठीक है, विधायिका, जिसका काम क्या होता है? कानून बनाना। फिर दूसरी बात आ जाती है, अब कानून तो बन गया, ठीक है, आपके बहुत सारे बल्कि पेपर्स में उस कानून को बना दिया गया। आपने देखा होगा जब जैसे सेशंस होते हैं, पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं, तो उस समय में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें हर एक व्यक्ति के हाथ में होते हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि विधान बनाकर कि मतलब अपने बुक्स के अंदर रख दिया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जब तक आप उन कानूनों को जनता तक नहीं पहुंचा रहे हो, या जब तक वो कानून लोगों की समझ में नहीं आ रहे हैं, या लोगों को के थ्रू उनको फॉलो ही नहीं किया जा रहा है, तो उन कानूनों का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। ऐसे लॉज जो होते हैं एक तरीके से आपके क्या होते हैं? इतने बेनिफिशियल नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन भी होना चाहिए जो उन कानूनों को फॉलो करवाए, उन कानूनों को इंप्लीमेंट करवाए। तो उन कानूनों को इंप्लीमेंट कराने के लिए जो हमारे पास ऑर्गन होता है उसी को हमने एग्जीक्यूटिव कहा है। इसे कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, जैसे IAS IPS ये सारे ऑफिसर्स क्या होते हैं? एक तरीके से एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। हालांकि ये सारी चीजें जो होती हैं डीप में जाके हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। और इंडियन सिस्टम में जिसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सारे टॉपिक्स को तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है कि रन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चलाना, कानूनों को लागू कराना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। ठीक है, अब जब ये कानून बन जाते हैं, सपोज कीजिए इन कानूनों के बारे में व्याख्या करने के लिए भी तो कोई व्यक्ति होना चाहिए ना, कि भाई ये जो कानून आपने इतने, क्योंकि देखिए किसी भी तरीके का आप लॉज उठाकर ले लीजिए, वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से क्रिटिकल लैंग्वेजेस में होते हैं, आम जनता की समझ से बिल्कुल बाहर ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन कानूनों की अच्छी तरीके से व्याख्या करना, उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करना, समय समय पर उसके बदलते हुए प्रारूप को जनता तक पहुंचाना, ये सारी चीजें भी किसके हाथ में होती हैं? जुडिशरी के काम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कानूनों को इंटरप्रेट करना जुडिशरी का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जिसे न्यायपालिका कहा गया है। ठीक है, तो न्यायपालिका का काम होता है जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है, समय पड़ने पर उन कानूनों की व्याख्या करना। और इंपॉर्टेंट काम जो होता है गिव्स जस्टिस। अगर इन कानूनों का उल्लंघन हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में न्याय प्रदान करना भी क्या है? जुडिशरी का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। हालांकि जुडिशरी और भी बहुत सारे काम करती है, लेकिन ये जो 2 इंपॉर्टेंट कोर फंक्शन के तरीके से हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो हमारे देश में न्यायपालिका किस तरीके की है? हमारे देश में इसको बोल सकते हैं हम जो है लेवल्स इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं कि आपके बहुत सारे जिलों में क्या होती है? हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जिलों में क्या है? आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर होते हैं स्टेट्स में हाई कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपने हाई कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन सबसे ऊपर जो होती है, जिसे एपेक्स कोर्ट की तरीके से या सर्वोच्च न्यायालय के तरीके से लिया जाता है, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? लास्ट एपिलिएट की तरीके से समझा जाता है। कहने का मतलब है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन हो गया है तो उससे ऊपर कोई डिसीजन फॉलो नहीं किया जाएगा, या फिर उसकी अपील कहीं नहीं ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही क्या हो जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, बाध्यकारी हो जाता है एक तरीके से। तो ये सारे लेवल्स क्या होते हैं? हमारे पास गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के तरीके से होते हैं, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर लेजिस्लेचर के थ्रू कोई ऐसा काम किया जा रहा है तो उस पर कंट्रोल किसके थ्रू किया जाता है? जुडिशरी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। कोई कानून आपने गलत बना दिया है जो जनता के फंडामेंटल राइट्स को टारगेट कर रहा है, तो उस स्थिति में जुडिशरी क्या करती है? लेजिस्लेचर
पर चेक एंड बैलेंस क्रिएट कर देती है कि भाई नहीं, यहाँ पर क्या है, आपने इस तरीके से कानून बनाया है जो लोगों के फंडामेंटल राइट को टारगेट कर रहा है, तो उस स्थिति में जुडिशरी क्या कर रही है, लेजिस्लेचर को कंट्रोल करने का काम कर रही है। ठीक है, हर कोई ऑर्गन अपने फील्ड में अपने आप इंडिविजुअल है, लेकिन जब भी कभी इंटरलिंकिंग होती है तो उस स्थिति में ये देखा जाता है कि भाई कोई भी जो आपका ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन के बीच में या दूसरे ऑर्गन्स के राइट्स को कहीं ना कहीं टारगेट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन की तरीके से ट्रीट की जाती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आ जाता है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि देखिए गवर्नमेंट और सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट जिसका मतलब क्या है, सरकार, सरकार और स्टेट क्या एक ही है, स्टेट राज्य एक ही है। देखिए राज्य एक्चुअल में ये वो शब्द है या वो चीज है या ये एक पॉलिटिकल सिस्टम इस तरीके से है जिसके बारे में हमारे संविधान का आर्टिकल 12 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 12 डिफाइन करता है हमारे स्टेट को कि एक्चुअल में स्टेट किसे कहा जाता है। यहाँ पर स्टेट का मतलब यूपी, हरियाणा, बिहार, पंजाब इन सब चीजों से नहीं होता है। स्टेट का मतलब है ऐसी कोई भी बॉडी जो कानून बनाने का काम करती है उसे स्टेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो क्या गवर्नमेंट और स्टेट अलग अलग हैं या एक ही चीज मानी जाती हैं, तो इसको हम आगे देखते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जेम्स विल्फोर्ड गार्नर, स्टेट इज मतलब ये जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं गार्नर, उनके अनुसार स्टेट किसे कहा गया है। देखो स्टेट बेसिकली 4 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, कोई भी स्टेट क्या होगा, 4 चीजों से, अगर उसके पास 4 चीजें हैं तो उसका मतलब उसको स्टेट कहा जा सकता है। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए कि स्टेट क्या है, एक कार है और उस कार में जो 4 पहिए हैं ना वो अलग अलग चीजों को व्यक्त करते हैं। ठीक, अब उन पहियों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास एक टेरिटरी होनी चाहिए ना। अब कोई भी व्यक्ति एक मतलब जिसके पास कोई क्षेत्र ही नहीं है वो बोले कि भैया मैं स्टेट हूं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो स्टेट के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक एरिया होना चाहिए, एक डिफाइंड एरिया होना चाहिए। ठीक है, आपने दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि जो लोग अपने मतलब अपनी बात करते हैं कि लाइक हम लोग एक सरकार बनाने की बात करते हैं या स्टेट होने का दावा करते हैं, बट उनके पास कहीं ना कहीं इनमें से कुछ ना कुछ चीजें क्या होती हैं, लैक होती हैं, इसीलिए उनको एज अ फुल कंट्री या फुल स्टेट का होने का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए जिसको आप बोल सकते हो कि भाई ये हमारे आधिपत्य का क्षेत्र है या ये हमारे कंट्रोल का एरिया है। ठीक है, चलिए अब ये क्षेत्र बड़ा है, बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, या बहुत स्मॉल है, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि स्मॉल, वेटिकन सिटी जिसको दुनिया का सबसे छोटी जो आपकी कंट्री कही जाती है, बहुत मतलब 0.44 स्क्वायर किलोमीटर का, मतलब 1 किलोमीटर से छोटा का एरिया ही है वो। ठीक है, अगर मैं बड़े की बात करूं तो भाई इंडिया भी एक बहुत बड़ी कंट्री है, क्लियर, रशिया अपने आप में बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक, तो ये सारी चीजें भी क्या होती हैं, क्षेत्र होना चाहिए, छोटा या बड़ा इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, दूसरा बात आती है कि हमारे पास कम्युनिटी ऑफ पर्सन, अब उस एरिया में, उस क्षेत्र में कुछ लोग तो रहने चाहिए ना। ठीक है, लोगों का निवास होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऐसा बहुत ही आप कह सकते हैं वीरान सा एरिया है, एरिया तो है बट उसमें लोग ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसको भी स्टेट कहने से क्या फायदा होगा। ठीक है, तो लोग भी होने चाहिए, पर्सन्स होने चाहिए। अब वो पर्सन बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, इस चीज पर भी कोई वैल्यू नहीं रखता है। दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे बड़े देश भी हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरी पॉइंट आ जाता है हमारे पास कुछ लोग भी होने चाहिए। तीसरी चीज है भाई सोवरेनिटी होनी चाहिए। सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। ठीक, उन लोगों के पास में, या आप कह सकते हो कि उस एरिया में जो सरकार है या जो स्टेट होने का दावा कर रही है, उनके पास अपने एरिया के लिए डिसीजंस लेने की पावर होनी चाहिए। वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस खुद से ले सकते हो, उनके पास सोवरेनिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, स्टेट होने की तीसरी कैटेगरी को वो फुलफिल करती है। ठीक, चलिए इसके बाद मैं बात करती हूँ कि एक एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं कि जैसे पैलेस्टीन। ठीक है, पैलेस्टीन क्या है, एक इजराइल का ही एक पार्ट है। ठीक है, इजराइल का ही एक पार्ट है। यहाँ पर देखिएगा, देखो ये क्या है, आपको इजराइल है, इजराइल है। अब इसमें से जो रेड वाला एरिया है ना, ये पैलेस्टीन के थ्रू एक्वायर्ड रीजन है। ठीक, यहाँ पर इनके पास क्या है, कुछ लोग भी हैं, ठीक है, पर्सन्स भी है, एरिया भी है। ठीक है, और इनकी सरकार भी है, ऐसा समझ लीजिए पैलेस्टीन सरकार अपनी कुछ लोगों के थ्रू चलती है ना, बट इनके पास सोवरेनिटी नहीं है। इन एरियाज के लिए जो डिसीजन लेने की पावर है वो इजराइल के पास में है। तो यहाँ पर पैलेस्टीन के लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि पैलेस्टीन क्या एक एज अ कंट्री के रूप में एक्सेप्टेड है या नहीं है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे देश तो पैलेस्टीन को एक कंट्री मानते हैं, बट यूएन उसको कंट्री नहीं मानता है, यूनाइटेड नेशन जिसे कहा जाता है वो नहीं मानता है, क्योंकि उनके पास सोवरेनिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें क्या हो जाती हैं, इस तरीके से क्लियर हो जाती हैं। ठीक,
चलिए, इसके बाद आती है हमारे पास तीसरा व्हील जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट। ठीक है, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये लिखा गया है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब है सरकार, कि अगर आपके पास कुछ लोग भी हैं, डेफिनेट टेरिटरी भी है, आपके पास सोवरेनिटी भी है और आपके पास गवर्नमेंट भी है, कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप है जो अपने लोगों के लिए वेलफेयर के काम कर सकती है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर सकती है, सोवरेनिटी मतलब दैट मींस क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजंस ले सकती है। तो इसका मतलब वहां पर गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, चारों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं हम, स्टेट कहा गया है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि भाई अगर स्टेट क्या है, एक फोर व्हीलर है, इस जिसके 4 पहिए हैं, तो गवर्नमेंट उसका एक पहिया है। समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट क्या है, उसका एक व्हील है। और स्टेट किससे बना होगा, स्टेट इन चारों पहियों से मिलकर बना होगा। तो गवर्नमेंट क्या है, उसका सिर्फ एक पार्ट है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, इस तरीके से अगर मैं बोलूं ये एक स्टेट है और इसके क्या है, 4 पार्ट्स आप कर दो, तो इसमें से एक पार्ट, सॉरी 1 2 3 4, ठीक है, ये क्या है आपके पास, एक पार्ट क्या हो जाता है, आपके पास पर्सन हो जाते हैं। अगर कुछ लोग हैं, उन लोगों से जुड़ी हुई आपके पास कोई टेरिटरी है। ठीक है, आपको उन लोगों और उस टेरिटरी से रिलेटेड सोवरेनिटी प्राप्त है और वहां पर एक गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, तो इसे ही स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इज द ऑर्गन ऑफ द स्टेट, स्टेट का एक अंग है, ना कि पूरा का पूरा स्टेट ही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया है। ठीक है, चलिए, तो देखिए गवर्नमेंट आपको समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट किसे कहा गया है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन किस तरीके से हो सकती है। फिर आपने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया है कि मतलब इनको अलग क्यों करा गया, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि देखिए सेपरेशन ऑफ पावर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फॉलो हो जाता है इसके थ्रू। ठीक है, लेजिस्लेचर अपना अलग काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे और जुडिशरी अपना काम करे, क्योंकि अगर ये सारे फंक्शन एक ही व्यक्ति करेगा तो वो कहीं ना कहीं निष्पक्षता या फिर आप कह सकते हैं मतलब चीजें क्या हो सकती हैं, अनकंट्रोल हो सकती हैं, या फिर आप जो किंग है वो निरंकुशवादिता की तरफ ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, जनता के जो वेलफेयर है वो टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने इसमें आगे पढ़ा है स्टेट और गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट क्या है ये भी क्लियर हो जाता है कि स्टेट क्या है, कुछ लोगों का समूह, उन लोगों से जुड़ी हुई टेरिटरी होनी चाहिए, उन लोगों से जुड़ी हुई गवर्नमेंट होनी चाहिए और उस गवर्नमेंट के पास में सोवरेनिटी होनी चाहिए, तभी जाके वो रीजन क्या हो सकता है, स्टेट कहा जा सकता है। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को। ठीक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब कितने तरीके की गवर्नमेंट दुनिया भर में है या किस किस तरीके की वो काम करती हैं, कैसे उनको इलेक्ट किया जाता है, क्लियर है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।